हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। चलो, तो आज से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, नंबर 12 एटम। ओके, तो चलो, मुझे एटम के बारे में पहले थोड़ी जनरल डिस्कशन करनी है। एटम के बारे में वैसे आपको सब कुछ पता ही है ना पहले से। ऐसे एटम के बारे में सब कुछ पता है आपको, जैसे एटम के अंदर कौन से पार्टिकल होते हैं, एटम की स्ट्रक्चर कैसी होती है, एटम का साइज़ क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या फिर डिफरेंट डिफरेंट मेटल के एटम की साइज़, एटम के अंदर पार्टिकल की क्वांटिटी, वो सब डिफरेंट डिफरेंट होती है, स्ट्रक्चर भी डिफरेंट हो जाता है। वो सारी चीज़ें आपको पता है, तो फिर से क्यों यहाँ पे पढ़ रहे हो एटम के बारे में? तो फर्स्टली, वो सारी चीज़ें आपने कभी भी साइंस में नहीं पढ़ी। वो जो भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है वो आप 10th तक पढ़ के आए थे। 10th में पढ़ा था, न्यूक्लियस क्या था, इलेक्ट्रॉन क्या था, उसी के ऊपर से बेसिक हमने स्टार्ट कर दिया था। अब आज हम डिटेल में देखेंगे कि एटम में क्या होता है। सेकेंड थिंग, फिजिक्स है ना, जो 11th 12th का फिजिक्स वो ब्रांचेस में डिवाइडेड है। जैसे 11th में जब सबसे स्टार्टिंग में आपने क्या देखा था पता है? मैकेनिक्स। फिजिक्स का एक ब्रांच है मैकेनिक्स। उसके बाद आपने देखा थर्मोडाइनमिक्स कहते हैं। फिर उसके बाद आया थोड़ा सा वेव ऑप्टिक्स, सॉरी, या फिर कह सकते हो सिर्फ ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के बारे में बहुत सारी डिस्कशन 11th में भी थोड़ी बहुत हुई थी, वेव के बारे में, वेव और ऑसिलेशन के बारे में। फिर 12th जो स्टार्ट होता है वो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स है, फिर बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स है, इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक्स मिक्स करके। फिर 12th का सेकेंड सेमेस्टर जो स्टार्ट होता है उसके अंदर है सारी चीज़ें ऑप्टिक्स के बारे में डिटेल में, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। फिर अब जो आप पढ़ रहे हो, अब जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हो वो है मॉडर्न फिजिक्स, बेसिकली मॉडर्न फिजिक्स या फिर क्वांटम फिजिक्स भी कह सकते हो आप, क्योंकि इसके अंदर हम डिटेल में क्वांटम में जाके पूरी डिस्कशन करने वाले हैं। इस वजह से ये चैप्टर यहाँ पे पढ़ रहे हो, क्योंकि एटम के अंदर के मॉलिक्यूल, एटम का स्ट्रक्चर, वो सारी चीज़ें अब आप देखोगे वो क्वांटम या फिर मॉडर्न फिजिक्स भी कह सकते हैं हम। क्लियर हो रहा है? तो चलो, यहाँ पे हमें इस वाले चैप्टर में मेनली क्या करना है पता है? मेनली हमें इस वाले चैप्टर के अंदर एटम के स्ट्रक्चर को स्टडी करना है विद द हेल्प ऑफ क्या बोलते हैं उसे, स्पेक्ट्रम की मदद से। स्पेक्ट्रम कैसा स्पेक्ट्रम पता है? देखो, अगर मैं बात करूँ स्पेक्ट्रम की, तो हर एक मटेरियल, ध्यान से सुनना मेरा वर्ड, हर एक मटेरियल अपने अंदर से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिव रेडिएशन बाहर निकालते रहता है। उस रेडिएशन की लाइन को ही स्पेक्ट्रम कहते हैं। उस रेडिएशन के कलर को ही, कलर मेनली क्यों नहीं बोल रहे हैं पता है? क्योंकि विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम ही हम देख सकते हैं। बाकी हमें पता है कि हमारे पास गामा रेस भी है, एक्सरे भी है, अल्ट्रावायलेट भी है, इंफ्रारेड भी है, रेडियो एक्टिव भी है, रेडियो वेव्स भी है, माइक्रोवेव्स भी है। बट वो सारी चीज़ें हम देख नहीं सकते, फील नहीं कर पाते, उस वजह से हमें तुरंत है ना कैचअप नहीं हो पाता। बट अगर मैं बोलूँ विजिबल स्पेक्ट्रम, तो आपको तुरंत ही विपजी और तुरंत ही ब्लिंक हो जाएगा। जैसे कि मान के चलो, अगर ये मेरे पास एक पेन है, तो इस पेन के अंदर देखो यहाँ पे व्हाइट व्हाइट लाइन भी है और पिंक कलर की लाइन भी है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ पता है? जब इसके ऊपर लाइट गिरेगी, पहले तो लाइट गिरनी चाहिए। अगर लाइट नहीं गिरती तो फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, डार्कनेस होती ना। मान के चलो कि टोटल लाइट है ही नहीं, पावर नहीं है, नाइट का टाइम है, तो अगर इसके ऊपर लाइट नहीं गिर रही है तो ये कौन सा कलर है हमें नहीं पता चलेगा। अभी जो इसके ऊपर लाइट गिर रही है उसमें से वाइट एंड पिंक कलर की लाइट की रेडिएशन बाहर निकल रही है, उस वजह से ये जो कलर है हमें पिंक एंड वाइट दिख रहा है। तो सेम वे में अगर ये मेरे स्वेटर की बात करें, तो स्वेटर में से ग्रीन कलर, यहाँ पे थोड़ा सा वाइट कलर, तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखो ये भी वाइट कलर, कुछ और है मेरे पास, यहाँ पे सब वाइट और ग्रीन वो सभी है। तो ध्यान से, अरे है मेरे पास की है, देखो इस की का रेड कलर है, ध्यान से देखो इस की का रेड कलर है। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हो रहा है पता है? इसका मीनिंग क्या हो रहा है पता है? कि जब भी इसके ऊपर लाइट गिरेगी तो वो जो कलर का दिखेगा वो एक्चुअली में वो उस कलर की रेडिएशन को एमिट कर रहा है। तो ध्यान से सुनना, नॉर्मल टेम्परेचर पे भी हर एक मटेरियल अपने अंदर से कुछ ना कुछ कलर की लाइट, कलर की नहीं, कुछ ना कुछ रेडियो एक्टिव या फिर रेडियो एक्टिव नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिव रेडिएशन बाहर निकालता है। ध्यान से सुनो मेरे वर्ड को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाहर निकलता है। उस रेडिएशन के पूरे टोटल सेट को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। उस स्पेक्ट्रम में डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की, डिफरेंट डिफरेंट कलर की, कलर हो ना हो हमें जरूरी नहीं, बहुत सारी ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जिसके पास कोई कलर नहीं है, या फिर होगा भी तो हम उसे सेंस नहीं कर पा रहे, इसलिए हमें देखने से पता नहीं चल रहा है। ओके, मैंने आगे बताया कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जो हम
विजिबल आइज से नहीं देख पा रहे, हम सिर्फ विजिबल लेंथ ही देख पाते। तो याद रखो, हर एक मटेरियल अपने अंदर से कुछ ना कुछ रेडियो एक्टिव रेडिएशन बाहर निकालता है। ओके, तो वो नॉर्मल टेम्परेचर पर भी बाहर निकालता है। तो उसी के ऊपर स्टडी करने वाले हैं हम एटम को जानने के लिए। याद रखना, इस चैप्टर में हम एटम के साथ साथ एटम जो रेडिएशन एमिट करता है उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ओके ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। थोड़ी बहुत बात हो गई, मैंने थोड़ी ज़्यादा 5 मिनट ले लिया, मुझे 2-3 मिनट ही बात करनी थी इसके बारे में। चलो तो मैं हेडिंग लिखता हूँ यहाँ पे, सबसे पहला इंट्रोडक्शन, या फिर जो वर्ड हम थोड़ा कम यूज़ करने वाले हैं। आज मैं स्कूल में से लेक्चर क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, इंट्रोडक्शन। तो चलो इंट्रोडक्शन के अंदर हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से। तो एटम के अंदर कौन से मॉलिक्यूल होते हैं? पॉजिटिव, प्रोटॉन, नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की बात करें। क्यों? क्योंकि 1897 में सर जे थॉम्सन, ओके यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है लिखने में, जे थॉम्सन ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया, इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉन का इन्वेंशन किया 1897 में। ये हमने आगे भी देखा हुआ है। तो उसने क्या बताया कि हर एक मटेरियल के अंदर, हर एक एटम के पास कुछ ना कुछ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। नाउ क्वेश्चन ये अराइज होता है, अगर एटम के अंदर सिर्फ, ध्यान से सुनना मेरा वर्ड, अगर एटम के अंदर, सॉरी यहाँ पे ना थोड़ा मेरे पास कोई स्टैंड नहीं है मोबाइल को रखने के लिए, इस वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत है। तो ध्यान से सुनना, अगर एटम के पास सिर्फ और सिर्फ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन ही होते, क्योंकि सबसे पहले तो हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में ही पता चला था, तो अगर उसके अंदर सिर्फ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन ही होते तो फिर हमें करंट लगना चाहिए था। अगर मान के चलो ये एक मटेरियल है, कुछ ना कुछ प्लास्टिक था, अगर इसके अंदर सिर्फ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन ही, तो मैं जैसे ही इसे टच करता मुझे करंट लगना चाहिए। इलेक्ट्रॉन क्योंकि जैसे ही उसे कोई ना कोई कंडक्टर मिलता है तो वो वहाँ से फ्लो होने लगता है, तो मुझे करंट लगना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना। बट मुझे कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी शॉक फील नहीं हो रहा है, या फिर कोई भी किसी तरीके का इलेक्ट्रॉन की मोशन मुझे फील नहीं हो रही। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना, उससे बैलेंस करने के लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज भी होना ही चाहिए। ध्यान से सुना मेरे वर्ड को, इस तरीके से रिसर्च है। देखो चलो मैं इस तरीके से रखता हूँ क्योंकि ये हो नहीं पा रहा है। तो ध्यान से सुनना, मैंने क्या बताया कि जिस तरीके से हर एक मटेरियल के पास जे थॉम्सन ने 1897 में ये बताया कि इसके अंदर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, फिर भी हम किसी मटेरियल को टच कर या फिर किसी से टच कर रहे हैं तो कुछ किसी तरीके का इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो रहा है। इसका मीनिंग कि इसके अंदर जो एटम का स्ट्रक्चर है उसके अंदर उस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन, या फिर उसको अभी नाम भी नहीं दिया हो तब भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज होना ही चाहिए। और उसी के वजह से जे थॉम्सन ने सबसे पहला 1898 में खुद का एटम का स्ट्रक्चर बाहर निकाला। उसने बताया कि एटम है ना वाटरमेलन जैसा है, वाटरमेलन जैसा। कैसे? देखो, तो उसने ये बताया कि देखते रहे ना, ये वाटरमेलन में ड्रॉ कर रहा हूँ, उसके वाटरमेलन के अंदर जिस तरीके से ऐसे सीड होते हैं, अपनी डिफरेंट जगहों पे जिस तरीके से ऐसे सीड है, ये सारे सीड जो है ना वो इलेक्ट्रॉन से, ये जो सारे सीड्स है वो इलेक्ट्रॉन है। और इसके अंदर जो हमारा रेड कलर की क्वांटिटी है, रेड कलर का जो इसके अंदर भरा हुआ है मटेरियल, या फिर जो ये वाटरमेलन भरा हुआ है, वो पॉजिटिव चार्ज है। उसने इस तरीके का एटम का स्ट्रक्चर सबसे पहले 1898 में दिखाया, पब्लिश किया। क्या? कि वाटरमेलन जैसा इसके अंदर जो सीड है वो हमारे इलेक्ट्रॉन से, एंड उसके आसपास जो रेड कलर है ना वो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज। अभी उसे प्रोटॉन नहीं मिला था, बट उसने बताया पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज इस तरीके से सेट है किसी भी एटम के अंदर। जिस मॉडल को हम प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं, ये हमने 10th में पढ़ा हुआ है। कहाँ पे लिखता हूँ? यहाँ पे लिखता हूँ, प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं, जो सबसे पहला मॉडल था। कब आया था? 1898 में। किसने बताया था?
जे थॉमसन ने। ओके, इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री आएगी। चलो, प्लम पुडिंग मॉडल के बाद देखना ये, जस्ट मिनट है। चलो, तो प्लम पुडिंग मॉडल के बाद हम बात करने वाले हैं थोड़ी हिस्ट्री के अंदर थोड़ा डिटेल में डिस्कशन। अभी हमने जो एक्सपेरिमेंट करे वहाँ पे, जब ये एटम के बारे में डिस्कशन चल रहा था, तब जो एक्सपेरिमेंट हुए ना, उसमें क्या जानने को मिला कि हमारे पास जब सॉलिड या फिर कह सकते हो मैटर, टाइट मैटर, लूज मैटर, या फिर मैं इस तरीके से बता रहा हूँ, देखते रहना। सॉलिड, लिक्विड एंड, ध्यान से सुनना, लिक्विड गैसेस, लिक्विड गैसेस। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अभी ये जो मैंने जितने भी मटेरियल लिए उसके अंदर मॉलिक्यूल्स थोड़े टाइट है, या फिर एटम थोड़े एक दूसरे के पास पास में, सॉलिड पकड़ के चलो, लिक्विड पकड़ के चलो, गैस है बट लिक्विड फॉर्म में, जैसे लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन, उस तरीके की बात कर रहा हूँ मैं। टोटली गैस या फिर वेपर की बात नहीं कर रहा हूँ जिसके अंदर मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते। क्लियर? तो जब हमें ये तो पता चल गया ना पहले प्लम पुडिंग मॉडल, फिर हमने क्या बात करी कि हर एक एटम के अंदर से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलती है। तो जब हमने इस तरीके की मैटर को लिया, सॉलिड, लिक्विड या फिर लिक्विड गैसेस, थोड़ा टाइट होना चाहिए, गैस होना चाहिए बट उसके मॉलिक्यूल थोड़े पास पास में होने चाहिए। ओके, तो जब हमने इस तरीके के मटेरियल को ध्यान से देखा तो इसके अंदर से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो रहा है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो निकल रही है, उसके अंदर कोई भी फिक्स वेवलेंथ वाली लाइट नहीं दिख रही, या फिर फिक्स वेवलेंथ वाली वेव नहीं दिख रही। ध्यान से मैं लिखने वाला हूँ, हमें कोई भी फिक्स वेवलेंथ पकड़ो, या फिर फिक्स वेवलेंथ वाली रेंज, इतनी ही रेंज मिल रही है, या फिर कोई एक फिक्स वेवलेंथ मिल रही है, इस टाइप का कुछ भी नहीं दिख रहा। किसी भी कलर का, किसी भी टाइप का कलर, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कलर हमें विजिबल है तो फील हो जाता है, बाकी उसके अंदर से और भी शायद डिफरेंट वेव की रेडिएशन निकलनी चाहिए, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, कुछ भी निकलना चाहिए, बट वो हमें फील नहीं होता, इसलिए हम कलर से बात करते हैं हर बार। ओके, तो फिर मैं क्या बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो ये टाइट मॉलिक्यूल जो एक दूसरे के बहुत पास पास में है ना, उस टाइप के स्ट्रक्चर में, उस टाइप के मेटल में कोई भी फिक्स वेवलेंथ वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं मिल रही। हमें जो रेडिएशन मिल रही है इसके अंदर कुछ भी फिक्स नहीं है, कुछ भी हो रहा है, इस टाइप की रेडिएशन में कुछ भी हो रहा है, इस टाइप का हो रहा है। नाउ इससे हमें क्या पता चलता है कि जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास पास में होते हैं, अगर ये वेवलेंथ, ध्यान से सुनो, अगर ये वेवलेंथ फिक्स नहीं मिल रही है, कुछ भी मिल रहा है, तो इसके पीछे रीजन क्या होना चाहिए? सबसे पहला रीजन होना चाहिए मॉलिक्यूल के खुद का ऑसिलेशन। ऑसिलेशन ऑफ एटम, मॉलिक्यूल से भी अच्छा वर्ड यहाँ पे रहेगा एटम, क्योंकि हम एटम पे पढ़ रहे हैं। मॉलिक्यूल एटम का ऑसिलेशन, एंड द सेकंड थिंग वाज इंटरेक्शन विद द अदर नेबर एटम। इंटरेक्शन सिर्फ लिखता हूँ, देखो वर्ड हैंड राइटिंग तो बहुत खराब होने वाली है, आप ऑडियो को सुन रहे हो तो सब कुछ समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, वरना नहीं समझ में आएगा। तो सेकंड थिंग क्या हो रही थी? सबसे पहली थिंग कि वो खुद, देखो हमें पता है ना, सॉलिड लिक्विड होता है तो उसके अंदर एटम अपनी जगह पे ऑसिलेशन करते रहता है, अपनी जगह पे ऑसिलेशन होते रहते हैं। तो सबसे पहली बात कर रहा हूँ मैं उसी की, एटम के ऑसिलेशन की। दूसरी, अगर दो एटम एक दूसरे के पास पास में, तो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन भी होगा ना। देखो अगर ये दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास पास में, तो एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ बॉन्ड होगा, कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होगा, वो सारी चीज़ें एटम के अंदर होती रहती है। सॉलिड, लिक्विड या फिर लिक्विड गैस जिसके अंदर एटम एक दूसरे के बहुत पास है, उसमें एक दूसरे के साथ बहुत इंटरेक्शन होती है। समझ में आ रहा है? उस वजह से मेनली इंटरेक्शन की वजह से ये रेडिएशन बाहर निकल रही है, ऐसा कह सकते हो। अभी सोचो कि इस वाले में से रेड कलर बाहर निकल रहा है, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि इसके अंदर जो भी एटम्स है उन सब के बीच में ऐसी कोई ऑसिलेशन या फिर ऐसी कोई रिएक्शन हो रही है, या फिर ऐसा कोई इंटरेक्शन हो रहा है जिस वजह से रेड कलर एमिट हो रहा है, बाकी सारे कलर एब्जॉर्ब हो रहे हैं। हम ये कह सकते हैं ये भी एक सॉलिड ही है ना। तो यही सेम वे में उस एटम के अंदर जो भी कुछ हो रहा है, उस वजह से जो बाहर निकल रहा है उसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बाहर डिफरेंट टाइप की रेडिएशन निकल रही है, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन और खुद की ऑसिलेशन की वजह से हो रही है। मान के चलो अगर हम बहुत दूर रहे, वैसी कोई एटम पकड़ के चले तो, वैसी कोई मटेरियल ले तो फिर हमने सेकंड टाइम पे क्या किया पता है? हमने सेकंड टाइम पे, अरे यार
ये जस्ट मिनट ना, मैंने पेज ओपन करना रह गया था। एक मिनट, चलो मैं पॉज देता हूँ। ओके, तो जब हमने सेकेंड टाइम पे वेपर यूज़ करी या फिर सिर्फ गैस जिसके अंदर मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते, इस टाइप का कुछ यूज़ किया, तब क्या हुआ? यानी कि सेकेंड टाइम पे हमने क्या किया था? सेकेंड टाइम पे हमने सिर्फ गैस या फिर वेपर यूज़ करी जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते, उसके अंदर से हमने रेडिएशन को देखने की कोशिश करी। तो हमें क्या पता चला? पता है, जब मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं तब जो वेवलेंथ दिखती है, तब जो कलर दिखता है वो एक जैसा होता है। जब गैस के अंदर के एटम्स बहुत दूर दूर होते तब हमें कोई फिक्स रेंज की वेव वेवलेंथ की रेडिएशन दिखती है। क्लियर? तो यहाँ पे हमें क्या पता चल गया? जब हम गैस या फिर वेपर यूज कर रहे हैं जिसके अंदर मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास में नहीं है, तो दूर दूर है, तब हमें क्या मिला? फिक्स रेंज की वेवलेंथ। इसका मीनिंग क्या हुआ? जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन नहीं होता है, क्योंकि बहुत दूर दूर है मटेरियल, ये सॉरी बहुत दूर दूर है एटम, तो तब उन दोनों के उनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा। अगर इंटरेक्शन नहीं हो रहा है तो फिर जो भी रेडिएशन बाहर निकल रही है वो खुद की प्रॉपर्टी की वजह से ही निकलेगी। पहले क्या हो रहा था सॉलिड के अंदर कि एक दूसरे के बहुत पास पास में थे, तो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन भी हो रहा था, ऑसिलेशन भी हो रहा था, तो दोनों की एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन की वजह से रेडिएशन अनइवन मिल रही थी। जब हमने एटम्स को बहुत दूर दूर कर दिया तब खुद की प्रॉपर्टी की वजह से जो हमें वेवलेंथ की रेंज मिली, रेडिएशन की लेंथ मिली, वो फिक्स मिल रही थी, कोई ना कोई फिक्स रेंज में वेवलेंथ मिल रही थी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उसके खुद की ओन रेडिएशन की वजह से their own property of एटम, एटम की खुद की प्रॉपर्टी की वजह से ये हो रहा है। क्लियर हो रहा है? यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो भी हो रही है वो खुद की प्रॉपर्टी की वजह से हो रही है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल गया कि, ध्यान से सुनना मेरा वर्ड, यहाँ पे हमें क्या पता चल गया? एटम की खुद की प्रॉपर्टी की वजह से ये हो रहा था। अब इस वाले चैप्टर में हमें एटम की प्रॉपर्टी ही चाहिए ना, एटम की प्रॉपर्टी ही चाहिए। तो यहाँ पे हमें एटम के बारे में एक और चीज़ पता चल गई कि एटम खुद के अंदर से कुछ ना कुछ फिक्स रेंज की रेडिएशन वाली वेवलेंथ बाहर निकालता है, या फिर कुछ ना कुछ फिक्स रेंज की वेवलेंथ वाली रेडिएशन बाहर निकालता है एटम। यानी कि हर एक एटम के पास खुद की कुछ ना कुछ वेवलेंथ वाली रेडिएशन होगी। तो जब हम एटम के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे तो अब इस वाले चैप्टर में हम एटम के स्पेक्ट्रम को भी पढ़ेंगे कि कैसी वेवलेंथ बाहर निकल रही है। क्यों? क्योंकि हर एक एटम अपने अंदर से कुछ ना कुछ रेंज की रेडिएशन वाली वेवलेंथ बाहर निकल रहा है। क्लियर हो रहा है ना आपको? नाउ अब बात करते हैं रदरफोर्ड के बारे में। देखना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, इसका नेम रूथरफोर्ड भी बोलते हैं, रदरफोर्ड भी बोलते हैं, कुछ भी। ये लोग कभी कभी रदरफोर्ड, कभी कभी रूथरफोर्ड, आप देख लेना आपको क्या प्रोनाउंस करने में आसानी रहती है वो बोल देना, रदरफोर्ड, रूथरफोर्ड, कुछ भी बोलो। तो ध्यान से सुना, रदरफोर्ड के बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूँ। सबसे पहले ये जो इंटरेस्टिंगली रदरफोर्ड है ना, वो जे थॉम्सन जिसने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था, जिसने सबसे पहला प्लम पुडिंग मॉडल बताया था, उसी का स्टूडेंट था, बहुत पुराना स्टूडेंट है वो। रदरफोर्ड है ना, रेडियो एक्टिव मटेरियल के ऊपर काम कर रहा था। अल्फा रेडिएशन होता है ना, रेडियो एक्टिव जो मटेरियल हो उसके अंदर से अल्फा रेडिएशन हो रहा है ना, उसके ऊपर वो काम कर रहा था। तो ध्यान से देखना, तो उसने क्या किया पता है, एक्सपेरिमेंट्स उसने बताया कि अगर मैं अल्फा पार्टिकल को किसी एटम के साथ कोलिजन करवाऊँ, अगर मैं अल्फा पार्टिकल को किसी एटम के साथ कोलिजन करवाऊँ तो मैं एटम के बारे में बहुत सारी डिटेल डिस्कशन या फिर एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बता सकता हूँ। उसने ये बताया, अगर मैं रेडियो एक्टिव मटेरियल में से निकलने वाले अल्फा पार्टिकल को किसी एटम के ऊपर कोलिजन करवाऊँ या फिर एटम के साथ कुछ ना कुछ डिफ्रैक्शन करवाऊँ, तो मैं स्कैटरिंग करवाऊँ, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं पार्टिकल को किसी और पार्टिकल के साथ कोलिजन करवा के। तो
उन सारे एक्सपेरिमेंट से मैं एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बहुत सारी डिटेल डिस्कशन बता सकता हूँ, बट वो मेनली काम कर रहा था अल्फा पार्टिकल के ऊपर। तो जो उसने बताया उस हाइपोथेसिस के ऊपर, इस तरीके की हाइपोथेसिस निकलती थी, हर एक साइंटिस्ट अपनी तरीके से बताता कि ये हो सकता है, फिर कोई इसके ऊपर प्रैक्टिकल करता था या फिर उसके पीछे के प्रूफ को फाइंड करने की कोशिश करता था। तो फिर रदरफर्ड के दो स्टूडेंट, देखो जे थॉमसन का स्टूडेंट था रदरफर्ड के दो स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, उसमें से एक का तो अभी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुआ था। वैसे दो स्टूडेंट, एक का नाम है गेगर, एक का नाम है गेगर प्लस दूसरे का नाम है मस्टर्ड। मेरी स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है बट मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनो। गेगर एंड मस्टर्ड ने मिलके अल्फा पार्टिकल के स्कैटरिंग वाला एक्सपेरिमेंट किया जो रदरफर्ड ने सजेस्ट किया था। यानी कि देखो अभी भी वैसा होता है कि अगर आप पीएचडी करना चाहो ना, पीएचडी, तो आपको कोई ना कोई गाइड चाहिए, कोई ना कोई गाइड चाहिए, बहुत हाई लेवल का कोई ना कोई प्रोफेसर चाहिए जिसके अंडर में आप पीएचडी कर सकते हो। तो इसी तरीके से ये गेगर एंड मस्टर्ड स्टूडेंट थे रदरफर्ड के, रदरफर्ड का एक्सपेरिमेंट था, बट रदरफर्ड ने हाइपोथेसिस निकाली थी, रदरफर्ड ही उसके फाइनल रिजल्ट चेक करके जो भी आंसर बताने वाला वो रदरफर्ड भी बताने वाला, बट इन दोनों ने प्रैक्टिकल किया था, गेगर एंड मस्टर्ड। इन दोनों को भी थोड़ी तो क्रेडिट मिलनी चाहिए, यहाँ पे उनका नाम आना ही चाहिए। तो गेगर एंड मस्टर्ड ने मिलके रदरफर्ड का एक्सपेरिमेंट किया, जिसके बारे में मैं अभी डिस्कशन करने वाला हूँ। बट एक वार्निंग, क्या वार्निंग, ये जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, ओके, गोल्डन फॉइल के ऊपर किया था, वो आपके इंक्लूडेड पोर्शन में नहीं है। ओके, तो आपको वार्निंग इसलिए दे रहा हूँ फिर भी, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट से जो भी रिजल्ट मिलने वाले ना, वो तो एटम के लिए आगे भी आने ही वाले। रदरफोर्ड ने बताया था कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर उसका सारा पॉजिटिव चार्ज एक जगह पे इकट्ठा हुआ है, तो वो तो अभी भी है। अभी जो हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं उसमें भी जानते हैं कि उसका सारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो उसके न्यूक्लियस के अंदर है, तो वो तो हमें चाहिए ही चाहिए। इसीलिए ये जो एक्सपेरिमेंट है मैं थोड़ा ऊपर ऊपर ले जाऊंगा, बहुत स्पीड में, बहुत डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि इंक्लूडेड पोर्शन में नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें नहीं डिस्कस करेंगे, बट जो मेन है वो मैं हर एक चीज़ बताऊंगा। तो आप थोड़ा सा सीरियस ले लेना, एक बार समझ लो फिर भूल जाओ तो चलेगा, क्योंकि एग्जाम में नहीं आने वाला है। ओके, तो फिर अब देखने वाले हम अल्फा न्यूक्लियस का स्कैटरिंग वाला एक्सपेरिमेंट। ओके, चलो मैं हेडिंग दे देता हूँ यहाँ पे, अल्फा पार्टिकल्स एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल्स एक्सपेरिमेंट। तो उसके अंदर क्या था, पहले तो उसकी डिज़ाइन, तो वो क्या करते थे, किसी एक ऑब्जेक्ट के अंदर से, मान के चलो कोई एक मेरे पास रेडियो एक्टिव मटेरियल है जिसके अंदर से मैं अल्फा न्यूक्लियस बाहर निकालूंगा। अब ये रेडियो एक्टिव मटेरियल कौन सा हो सकता है, उन्होंने शायद बिस्मथ दिया हुआ है, बिस्मथ 82 बिस्मथ 214, वेट में शायद कोई थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है, बट 82 बिस्मथ 214 नाम का एक मेटल है जिसके अंदर, वो रेडियो एक्टिव मेटल, तो उसके अंदर से हर एक रेडिएशन निकलेगी, अल्फा भी निकलेगी, गैमा भी निकलेगी और बीटा भी निकलेगी। वो सारी चीज़ों के बारे में इसी वाले चैप्टर में फिर से आगे पढ़ने वाला हो, अल्फा बीटा गैमा रेडिएशन के बारे में। अभी सिर्फ इतना पकड़ के चलो, इसके अंदर से हमें चाहिए अल्फा, तो अल्फा रेडिएशन बाहर निकल रही है। उससे पहले एक लाइन में करने के लिए, बिंब बनाने के लिए, अल्फा रेडिएशन के बिंब बनाने के लिए इस तरीके से गैप होती है, उसके अंदर से निकालते हैं। देखो इस बिस्मथ में से तो हर डायरेक्शन में रेडिएशन निकलेगी, बिस्मथ तो अपनी तरीके से हर डायरेक्शन में रेडिएशन निकालेगा, बट हमें चाहिए अल्फा पार्टिकल की बिम, इसलिए हम इतनी गैप क्रिएट करते हैं जिसके अंदर से एक लाइन में हमें अल्फा पार्टिकल मिल जाए। अब इस अल्फा पार्टिकल को यहाँ पे रखी होती है एक गोल्डन फॉइल, गोल्डन फॉइल वो इतनी पतली है, इतनी पतली, उसकी लेंथ की बात करूँ तो वो लेंथ लगभग है 2.1, मैं रिमेंबर करने की कोशिश कर रहा हूँ, इंटू 10⁻⁷ मीटर, 2.1 इंटू 10⁻⁷। अब पकड़ के चलो 2 मीटर को हमें 10⁷ टाइम डिवाइड करना, तब जाके जो एक पार्टिकल मिलता है उसे कहते हैं, उतनी पतली होती है कॉइल। तो वो बहुत ही पतली, एकदम पतली फॉइल होती है गोल्डन की। ओके, तो अगर ये इतनी पतली क्यों लेके रखी है, कि मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो अल्फा पार्टिकल जब इसके अंदर से निकलेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ, वो मैं इतनी पतली ले रहा हूँ, इसके पीछे का रीज़न ये है कि मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब अल्फा पार्टिकल इसके अंदर से निकलेगा ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम के साथ इंटरेक्शन करके बाहर निकल जाएगा। अगर मैं बहुत इसकी विथ इंक्रीज कर दूंगा तो एक एटम के साथ कोलिजन, दूसरे एटम, तीसरे एटम, इस तरीके से कोलिजन करते हुए बाहर निकलता है। बट मैंने इतनी पतली कर दी है कि एक से ज़्यादा एटम एक जगह, इतनी पतली कॉइल में पास पास में, बाजू, साइड बाय साइड में आ ही नहीं सकते। क्लियर रख रहे हो? तो यहाँ से अल्फा पार्टिकल इस कॉइल के ऊपर कोलिजन होने वाले। अब इसके पीछे यहाँ पे हर एक तरफ ग्लोसी
स्क्रीन रखी होती है, तो उसके अंदर क्या होता है पता है, जैसे ही अल्फा पार्टिकल यहाँ पे कोलिजन होकर अगर स्क्रीन के ऊपर जाते तो वहाँ पे थोड़ा सा ग्लो होता है, सल्फर की स्क्रीन होती है। आपने अगर पुरानी वाली टीवी देखी हो तो पुराने वाले टेलीविजन में है ना, ग्रीन कलर की स्क्रीन होती थी, ग्रीन कलर की स्क्रीन, उसके अंदर क्या होता है पता है, पीछे पिक्चर ट्यूब होती है, पिक्चर ट्यूब में से कलर निकल के आते हैं और ग्रीन कलर की स्क्रीन के ऊपर कोलाइड करते हैं, तो उस तरीके का कलर दिखता है और फिर से बंद हो जाता है, दूसरा कोई कलर दिखता है। तो इस तरीके से एक एक करके स्क्रीन चलती रहती है। तो सेम स्क्रीन यहाँ पे रखी हुई है हमने, ओके। उसके पीछे हमने रखा हुआ है डिटेक्टर। वो डिटेक्टर क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा कि कहाँ पे कितनी रेंज पे कितने पार्टिकल्स आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें। तो अब देखना एंगल मेजर करेगा कि कौन से एंगल पे कितने पार्टिकल्स आ रहे हैं। अब देखना इसके अंदर की हिस्ट्री, हमें मेनली डिस्कस करना है कि कैसे उसके न्यूक्लियस के अंदर सारा पॉजिटिव चार्ज है। तो जब इसने ये अल्फा पार्टिकल कोलिजन विथ दी गोल्डन फॉइल के साथ ये वाला एक्सपेरिमेंट किया ना, तो उसके अंदर जैसे ही उसने कोलाइड किया ना, उसे क्या पता चला पता है कि सारे अल्फा पार्टिकल सीधे ही बाहर निकल रहे। थोड़ा सा डिफ्लेक्शन, 1 डिग्री से ज़्यादा डिफ्लेक्शन माइनर हो रहा है, माइनर। इसके अंदर क्या हो रहा है पता है, देखो मैं आपको ऐसे बोलूँगा तो पता नहीं चलेगा। अच्छा चलो हम येलो कलर यूज़ करने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से अल्फा पार्टिकल सारे सीधे ही निकल रहे थे, सीधे ही, थोड़े से माइनर थोड़ा सा बाहर निकल रहा है। येलो कलर नहीं दिख रहा है अच्छे से, रेड कलर, थोड़े से ही पार्टिकल इस तरीके से बाहर निकल रहे। 90 डिग्री पे तो 8000 में 1, इस तरीके से 8000 अल्फा पार्टिकल में से सिर्फ एक पार्टिकल होता है जो 90 डिग्री पे बाहर निकलता है। ये मैंने 90 डिग्री दिखा, देखो ये मेरे ट्रैवलिंग की डायरेक्शन, इसे ध्यान से देखो, ये जो मैं ब्लू कलर से अभी दिखाऊंगा ये मेरे ट्रैवलिंग की डायरेक्शन है। और कोलाइड होने के बाद जो स्कैटरिंग हो रहा है पार्टिकल्स का, ये सारी रेड और येलो से मैंने दिखाई है। अरे ग्रीन कलर की, ब्लू कलर क्यों यूज़ कर दिया, मैंने गलती कर दी। तो ध्यान से देखो, ये जो रेड कलर और येलो कलर से जो भी दिख रहा है वो सारी कोलिजन के बाद स्कैटरिंग होने वाली डायरेक्शन है, या फिर इस फॉइल के अंदर से जाने के बाद जो स्कैटरिंग हो रही है वो वाली डायरेक्शन है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि जब हम इतनी पतली सी फॉइल के अंदर से जब अल्फा पार्टिकल को पास कर दे तो सारे पार्टिकल्स बाहर ऐसे ही निकल जाते हैं। 90 डिग्री से ज़्यादा तो सिर्फ 8000 में एक पार्टिकल निकलता है, और उसकी ये सारी चीज़ों की रीडिंग लेके वो डिटेक्टर डिटेक्ट करते रहता है कि कौन सी डायरेक्शन में कौन से एंगल पे कितने पार्टिकल जा रहे हैं। वो डिटेक्टर ने रीडिंग करके जो उन्होंने मैप दिखाया, ये मैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। इस मैप के ऊपर से हम सारी स्टडी करने वाले हैं। इस तरीके का मैप दिखाया जिस मैप में वाई एक्सिस पे है एंगल थीटा, एंगल थीटा नहीं, वाई एक्सिस पे है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, देखो वाई एक्सिस पे है नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर अल्फा पार्टिकल्स, और एक्स एक्सिस पे है थीटा। तो यानी कि मैं नंबर ऑफ पार्टिकल वर्सेस एंगल का ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूँ। तो उनको ग्राफ इस तरीके का मिल रहा है, थोड़ा सा अभी भी गलती कर दी, देख उनको ग्राफ इस तरीके का मिल रहा है। अब देखना इसके अंदर मैं थोड़ा ग्राफ अच्छे से ड्रॉ कर लूँ जिससे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। आप देख सकते हो आपकी बुक में भी होगा ग्राफ, ओके। तो चलो यहाँ पे होगा 0 0, दोनों के लिए 0 0 यहाँ पे होगा ओरिजिन पे। अब देखना इस ग्राफ से हमें क्या पता चलता है कि जब बहुत कम एंगल है, ये एंगल 1 डिग्री से भी कम है, बहुत कम एंगल होता है तब तो बहुत ज़्यादा अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग मिल रहा है। अगर फिगर में समझना है तो यहाँ पे फिगर में समझना तो सारी चीज़ें सीधी ही निकल रही है। जिस डायरेक्शन में ब्लू लाइन, देखो ब्लू लाइन, जिस डायरेक्शन में ब्लू लाइन है उसी डायरेक्शन में सारे पार्टिकल्स जा रहे हैं, यानी कि 1 डिग्री से भी कम एंगल पे बहुत सारा स्कैटरिंग हो रहा है। यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेट नंबर भी है, 10⁷ पार्टिकल्स 1 डिग्री से भी कम में ही स्कैटरिंग हो जाते हैं। यानी कि ये एक चीज़ पता चली। अगर ये चीज़ पता चली, इससे क्या पता चलता है, यानी कि ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पे एक एटम को ड्रॉ करूँ, मान के चलो ये मेरा एटम है, अगर इसके अंदर से मैं अल्फा पार्टिकल को ले जा रहा हूँ तो सारे अल्फा पार्टिकल इस तरीके से सीधे ही बाहर जा रहे हैं, सीधे ही पहुँच जा रहे हैं। कुछ ही है जो इस तरीके से कुछ एंगल पे डिफ्लेक्शन, 90 डिग्री पे तो 8000 पे 1 डिफ्लेक्शन हो रहा है। अगर ये सर्कल मेरा एक एटम है, क्यों एटम ड्रॉ किया, यहाँ पे जो भी हो रहा होगा सॉलिड फॉइल के अंदर, उसके अंदर किसी एक एटम के साथ ही ये सारी चीज़ें हो रही होगी। क्यों? क्योंकि मैंने इतनी पतली फॉइल, इतनी लेस विथ वाली फॉइल लेके रखी है जिसके अंदर से सिर्फ एक ही एटम आ सकता है एक साइड पे। ओके चलो
अब देखो, तो यहाँ पे हमें क्या पता चल गया, अगर ध्यान से सुनना मेरा वर्ड, इस मैप को भी देखना और बाजू में भी देखना। यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि लेस देन 1 डिग्री के एंगल पे सारा स्कैटरिंग हो रहा है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है जब मैं अल्फा पार्टिकल को एटम के अंदर से पास करता हूँ तो बहुत कम पार्टिकल का कोलिजन होके कोई ना कोई डायरेक्शन में स्कैटरिंग हो रहा है, यानी कि ये जो मेरा एटम है वो पूरी तरीके से होलो है, बीच में थोड़ा कुछ है बट पूरी तरीके से होलो है, जो हम अभी जानते हैं कि उसका सारा न्यूक्लियस के अंदर छोटा सा न्यूक्लियस होता है और उसी न्यूक्लियस के अंदर उसका सारा पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके बाद बाहर बहुत सारी इलेक्ट्रॉन की कुछ ना कुछ, वो क्या कहते हैं उसे, ऑर्बिट होती है, इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट होती है बाहर, वो बहुत दूर होती है उसकी। हमने इस तरीके से पढ़ा है, इस तरीके से होता है। अगर ये पेन की टिप, ध्यान से देखना, अगर ये पेन की टिप जितना न्यूक्लियस है ना, तो इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिट है ना वो इस रूम के बाउंड्री जितनी दूर, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस का रेशियो इस टाइप का होता है। ध्यान से सुनना, अगर पेन की टिप जितना एटम है तो हमारे रूम की जितनी रेडियस है 10 मीटर 12 मीटर 40 मीटर जितनी, उतना बड़ी ऑर्बिट होगी, ये एक रेंज है। उसी तरीके से सोचो कि उसका न्यूक्लियस कितना छोटा होगा जिसके अंदर सारा पॉजिटिव चार्ज अंदर भर के रखा है। ये कैसे हमें पता चल गया कि एटम होलो है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल को जब हमने इसके अंदर से पास किया तो कुछ भी स्कैटरिंग बहुत ज़्यादा, बहुत बड़े एंगल पे बहुत कम स्कैटरिंग हुआ, सारे ऐसे ही बाहर निकल रहे थे 1 डिग्री से भी कम में। अब देखना, एक और चीज़ मुझे पता चली कि अगर 90 डिग्री पे कुछ ना कुछ कोलिजन हो रहा है, 90 डिग्री पे भी अगर कुछ ना कुछ एटम मिल रहे, यानी कि इसके पास कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज होना ही चाहिए न्यूक्लियस के पास। क्यों पॉजिटिव चार्ज होना ही चाहिए? देखो, एक मिनट, हाँ, मुझे अच्छे से बैठ रहे। अगर मैं इस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल के बीच में कोई भी कंपटीशन ही नहीं है। क्यों? अल्फा पार्टिकल यानी कि हीलियम, जिसका वेट होता है 2He4, यानी कि वो प्रोटॉन से भी 4 गुना ज़्यादा है, और इलेक्ट्रॉन के पास तो प्रोटॉन से भी कम वेट होता है। तो अगर अल्फा पार्टिकल की लाइन के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो उसे ऐसे ही दूर फेंक देगा। समझ में आ रहा है? तो मेनली अल्फा पार्टिकल के न्यूक्लियस और हमारा जो गोल्डन फॉइल जो है उसके न्यूक्लियस के बीच में ही मेनली इंटरेक्शन कोलिजन हो रहा है। ध्यान से देखो, यहाँ पे है मेरे पास अल्फा पार्टिकल का न्यूक्लियस, ये मेरा अल्फा पार्टिकल है, एंड यहाँ पे है मेरे पास Gu गोल्डन का न्यूक्लियस। इन दोनों के बीच में ही मेनली जो भी हो रहा है वो इंटरेक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बीच में पहले तो इंटरेक्शन इतना कम होगा क्योंकि इन दोनों का वेट बहुत ज़्यादा है। इसके न्यूक्लियस के अंदर 4 प्रोटॉन है और गोल्डन का तो नंबर होता है 79। गोल्डन का नंबर है 79, तो 79 की मतलब कि इसके अंदर कितने सारा वेट है, इसीलिए यहाँ पे ये जो गोल्डन फॉइल है वो स्टेडी है और अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा है क्योंकि गोल्डन फॉइल का वेट बहुत ज़्यादा है, न्यूक्लियस का वेट। क्लियर रखो। तो यहाँ पे इस गोल्डन की न्यूक्लियस के पास अल्फा पार्टिकल जब आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन के साथ कुछ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे अगर 90 डिग्री पे कुछ ना कुछ इंटरेक्शन हो रहा है, अगर 90 डिग्री पे कुछ ना कुछ मुझे स्कैटरिंग मिल रहा है, इसका मीनिंग अल्फा पार्टिकल के न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज और गोल्डन के न्यूक्लियस के पॉजिटिव के चार्ज के बीच में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होगा, कुछ ना कुछ रिपल्सिव फोर्स होगा जिस वजह से वो 90 डिग्री पे स्कैटरिंग करवा रहा है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन के बीच के वेट को इतना कम है कि उसे हम देखें ही नहीं। तो अगर अल्फा पार्टिकल के न्यूक्लियस और इस वाले न्यूक्लियस के बीच में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन की वजह से स्कैटरिंग मिल रहा है, तो न्यूक्लियस के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज होना ही चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना ही चाहिए, तब जाके इन दोनों के बीच में न्यूक्लियस के बीच में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन हो रहा है या फिर रिपल्सिव फोर्स जनरेट हो रहा है जो उसे दूर की ओर फेंक रहा है। क्लियर हो रहा है? तो हमें ये पता चल गया कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, बट उससे पहले हमें ये पता चल गया कि एटम एकदम होलो है, इस वजह से ये जो न्यूक्लियस है ना वो बहुत कम स्पेस के अंदर एक ही जगह पे सारा पॉजिटिव चार्ज रख रहा है। न्यूक्लियस तो है, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है, बट उसकी स्पेस वैल्यू या फिर वॉल्यूम वैल्यू पूरे एटम के अकॉर्डिंग बहुत कम है, बहुत कम है। क्लियर रख रहे हो? क्योंकि सारे पार्टिकल ऐसे ही बाहर निकल रहे हैं। तो इससे हमें 2 चीज़ें पता चल गई कि न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है बट बहुत कम एरिया के अंदर है, एंड दूसरी थिंग जो हमें पता चल गई कि एटम पूरी तरीके से होलो है।
दोनों को एक ही लाइन से भी समझा सकते हो। अगर एटम पूरी तरीके से होल है तभी जाके वो न्यूक्लियस का पूरा चार्ज जो है वो उसकी पॉजिटिव जो पूरा चार्ज है वो उसके बहुत स्पेस के अंदर ही, बहुत कम स्पेस के अंदर ही कोलाइड होगा, बहुत कम स्पेस में ही रखा हुआ होगा। क्लियर हो रहा है नाउ? अब आगे देखना, अगर हमें ये पता चल गया कि न्यूक्लियस होल है और सॉरी एटम होल है और उसके न्यूक्लियस के अंदर ही पूरा चार्ज है, तो ये दो वैल्यू कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए आगे के लिए। क्लियर? बट मेनली ये जो रदरफोर्ड का मॉडल है वो उसने बताया कि अगर इस तरीके से है ना तो ये है ना हमारे अर्थ की या फिर हमारा जो सोलर सिस्टम है ना वैसा मॉडल होना चाहिए। जैसे सोलर सिस्टम में सन बीच में होता है जिसकी ऑर्बिट के आसपास में इलेक्ट्रॉन ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से घूमते रहते हैं, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में बीच में जो पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ में कुलम अट्रैक्शन की एट्रैक्टिव फोर्स की वजह से घूमते रहते हैं, उसने ये बताया। चलो ये भी मान के चलते वैसा ही है। फिर भी ये जो एटम है वो खुद की प्रॉपर्टी की वजह से जो वो स्पेक्ट्रम वाली रेडिएशन बाहर निकलते वो क्यों हो रहा है वो रदरफोर्ड का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। क्लियर रखो, इस वजह से रदरफोर्ड के मॉडल से बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलती है। फिर भी रदरफोर्ड का मॉडल सक्सेसफुल मॉडल नहीं है, सक्सेसफुल मॉडल बाहर का मॉडल है, वो हम आगे बढ़ने वाले बाहर मॉडल। ओके चलो, तो ये रदरफोर्ड मॉडल की थोड़ी बात हो गई। नाउ मुझे टाइम देखने दो, अभी है हमारे पास टाइम। नाउ हम इस चैप्टर का एक और लास्ट टॉपिक लेने वाले जो है हमारे एटम के इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट के बारे में। चलो हेडिंग देखते हैं पहले तो। हाँ, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना वो है हमारे इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट, तो ऑर्बिट के अंदर हम क्या देखेंगे, ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होती है जब इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में घूमते रहता है। ये तो क्लियर हो गया ना रदरफोर्ड के मॉडल से कि बीच में न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है एंड आसपास में ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ये हमें पता चल गया। तो अब हम देखने वाले हैं जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमते रहता है तब उसके पास टोटल एनर्जी कितनी होती है। हमें क्या फाइंड करना है, टोटल एनर्जी ई की इक्वेशन, हमें टोटल एनर्जी ई की इक्वेशन डिराइव करनी है। नाउ इफ वी वांट टू डिराइव द टोटल एनर्जी ई देन वी हैव टू नो द एनर्जी, उसके अंदर कौन सी टाइप की एनर्जी है वो हमें पता होनी चाहिए पहले तो हमें अगर टोटल एनर्जी चाहिए तो हमें मेनली कौन सी दो एनर्जी फाइंड करनी होगी। इलेक्ट्रॉन अगर मोशन में तो उसकी काइनेमेटिक एनर्जी, और अगर किसी के बीच में अट्रैक्शन फोर्स की वजह से वो मोशन कर रहा है तो उन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी हमें दोनों पता होनी चाहिए। यानी कि हमें इलेक्ट्रॉन की काइनेमेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों को फाइंड करना है, दोनों एनर्जी फाइंड करना है। अगर टोटल एनर्जी चाहिए तो हमें क्या क्या फाइंड करना है कि काइनेमेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को अभी यू से डिनोट करता हूँ। तो अगर हमें यू और के मिल जाए तो यू प्लस के इज इक्वल टू ई, हम जानते हैं टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेमेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। नाउ काइनेमेटिक एनर्जी की इक्वेशन क्या है, देखो अगर कोई पार्टिकल मोशन में है तो उसकी काइनेमेटिक एनर्जी की इक्वेशन है 1/2 mv²। उसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अभी नहीं बताऊंगा, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन अप्लाई होने वाले फोर्स के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। यहाँ पे अगर कूलम फोर्स अप्लाई हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन में ये लिखूंगा तब भी चलेगा, क्यू वी होता है। पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन U इज इक्वल टू क्यू वी, वोल्टेज तो हमें नहीं पता तो के क्यू बाई आर, यू इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। नाउ चलो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही है दोनों। देखो हम सबसे नॉर्मल हाइड्रोजन की बात करेंगे, आप देखते रहना बहुत कुछ नया नया आ रहा है ना, इसलिए आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है। हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में प्लस पॉजिटिव चार्ज एक होता है और बाहर इलेक्ट्रॉन एक होता है, तो दोनों का चार्ज ई ही है। तो हम बात करने वाले बीच के न्यूक्लियस के अंदर के पॉजिटिव प्रोटॉन और बाहर ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में जो भी इंटरेक्शन हो रहा है ये सबसे नॉर्मल है। हाइड्रोजन को पकड़ोगे तो सबसे नॉर्मल एटम को पकड़ रहे हो, सबसे नॉर्मल एटम के अंदर ही इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट की एनर्जी की इक्वेशन डिराइव कर लो, सबसे इजी यही रहेगा। तो इसके पास भी चार्ज ई है, पॉजिटिव का चार्ज भी ई है। तो अगर मैं टोटल एनर्जी यू की बात करूँ तो मैं ये कह सकता हूँ के ई स्क्वेयर अपन आर, और यहाँ पे आर क्या है, आर है इस ऑर्बिट की रेडियस। देखो ध्यान से मैंने आर को यहाँ पे डिनोट किया है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ के ई स्क्वेयर बाई आर। बट यहाँ पे एक चीज़ और मुझे दिखानी है पोटेंशियल एनर्जी में कि ये जो साइन है वो नेगेटिव होगी। यहाँ पे मुझे एक और चीज़ दिखानी है, वो ये है कि ये जो साइन है ना वो नेगेटिव होगी। यू इज इक्वल टू माइनस के ई स्क्वेयर बाई आर,
वाई नाइन माइनस, बिकॉज ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ना वो उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्टोर होती है, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें। चलो ये देखो ये पेन है, अभी उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड में लग रहा है, अगर मैं इसे ऊपर उठाऊं अगर मैं इसे ऊपर उठाऊं तो उसकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है, बट ये एनर्जी जो भी है वो मेरी पॉजिटिव जो फोर्स जिस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्टोर हो रही है। हाँ इंक्रीज होगी बट नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज होगी। अगर मैं बो एंड एरो की बात करूँ तो जिस डायरेक्शन में मुझे मोशन करवानी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैं खींचूंगा, तो मेरी मोशन वाली जो पॉजिटिव डायरेक्शन है उसके अपोजिट में खींचूंगा फिर छोड़ दूंगा, इस तरीके से तो इस तरफ जाएगी। तो जितना मैं अपोजिट में इंक्रीज करते जाऊंगा उतनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, बट वो जो मेरी पॉजिटिव डायरेक्शन है उसके अपोजिट में होगी। तो ये हमने आगे भी देखा हुआ है 11th में वर्क डन वाले चैप्टर में, वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में, कि हमारी पोटेंशियल एनर्जी की जो साइन होती है वो नेगेटिव होती है, या फिर पोटेंशियल एनर्जी जो भी स्टोर होती है वो फोर्स के अपोजिट में वर्क करके ही स्टोर होती है, और वो फोर्स मेनली कंजर्वेटिव फोर्स होना चाहिए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला कूलम फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स ही है, तो U इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर बाई आर। ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं काइनेमेटिक एनर्जी। तो अगर काइनेमेटिक एनर्जी चाहिए तो उसके लिए हमें इसका मास एंड वेलोसिटी चाहिए। अब मास एंड वेलोसिटी कहाँ से फाइंड करें, तो उसके लिए मैं एक थियरम यहाँ पे लेने वाला हूँ, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ एक थियरम F E इज इक्वल टू FC, क्योंकि FC के अंदर मुझे मिलेगा mv²। ध्यान से देखना, मुझे mv² निकालना है, mv²। ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूँ। तो ये मैंने जो थियरम लिया है ना, लिखा हुआ ना, ये क्या कौन सा थियरम है पता है? सर्कुलर मोशन वाला थियरम। ध्यान से देखो, सर्कुलर मोशन में हम क्या जानते हैं पता है कि अगर मैं किसी स्ट्रिंग से किसी स्टोन को टाइट करके अगर मैं उससे घुमाते रहता हूँ, अगर मैं किसी स्टोन को घुमा रहा हूँ, अगर मैं किसी स्टोन को गोल 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 घुमा रहा हूँ स्ट्रिंग से टाइटली पकड़ के, तो स्टोन के सर्कुलर मोशन के दौरान उससे जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो स्ट्रिंग के टेंसाइल फोर्स की वजह से मिलेगा। ये हमने देखा हुआ। उसी तरीके से सन के आसपास ऑर्बिट में जब अर्थ घूमती रहती है या फिर कोई भी प्लैनेट घूमता रहता है, तो वो प्लैनेट और सन के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही उनको सेंट्रीपिटल फोर्स से पकड़ के रखा है। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा है उन दोनों के बीच में? तो अभी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। सेम वे में जब हम किसी प्लेन रोड के ऊपर या फिर इंक्लाइंड रोड के ऊपर अपनी मोटरसाइकिल घुमाते रहते या फिर कार घुमा रहे, तब स्टेशनरी या फिर स्टेडी फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। ये सारे केसेस हमने 11th में देखे थे। उसी तरीके से जब न्यूक्लियस के पॉजिट्रॉन के आसपास या फिर पॉजिटिव चार्ज के आसपास इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, तो इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव प्रोटॉन के बीच में जो कोलम्ब एट्रैक्टिव फोर्स है Fe, जो अभी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, इसीलिए मैंने ये लिखा हुआ है Fe इज इक्वल टू FC। अब Fe की जगह पे अगर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों का चार्ज E ही है, तो हम कूलम फोर्स की इक्वेशन को तो जानते हैं, Ke² बाय इन दोनों के बीच की रेडियस R², ये हमें पता है, दोनों का चार्ज E ही है, इज इक्वल टू इस तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स है तो सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन भी पता है, mv²/r, mv²/r, ये भी हमें पता है। क्लियर? तो इस तरफ इक्वेशन है Ke²/r² और यहाँ पे इक्वेशन है mv²/r। अब यहाँ से आप एक बार रेडियस की भी इक्वेशन डिराइव कर सकते हो। अगर मुझे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी रेडियस चाहिए, तो देखो ये मेरा मेन इक्वेशन है, इसके अंदर मैं बहुत कम कट करूंगा, बट यहाँ पे मैं रेडियस चाहिए तो यहाँ पे ये इस आर को मैं ऊपर ले जाता, एक एक आर कैंसिल कर देता, और फिर या फिर ये R² को मैं यहाँ पे ले आता, एक एक आर कैंसिल, mv² यहाँ पे। तो मैं सिर्फ रेडियस की इक्वेशन बीच में लिखने वाला हूँ, देख लेना। रेडियस की इक्वेशन हो जाएगी R इज इक्वल टू Ke²/mv²। देखो यहाँ पे देखो Ke² वैसे का वैसा, R² यहाँ पे चला गया था, एक एक आर कैंसिल, mv² नीचे, तो R इज इक्वल टू Ke²/mv²। आपकी बुक के अंदर क्या है पता है? K की वैल्यू देके रखिए 1/4πε0, तो उसकी अकॉर्डिंग लिखिए तो E²/4πε0 mv², ये हो जाएगी हमारे R की इक्वेशन। देखो मैंने एक चीज़ बताना भूल गया कि यहाँ से जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट वाला टॉपिक, वो इंक्लूडेड पोर्शन है। तो ये सारी इक्वेशन को ध्यान से देखना। रदरफोर्ड वाली थियरी देख लीजिए, इंक्लूडेड पोर्शन में नहीं थी। ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन की रेडिएशन की इक्वेशन डिराइव करी, ये वाली E²/4πε0 mv²। कौन सी इक्वेशन से? F इज इक्वल टू FC, वो वाला थियरम, सेंट्रीपिटल फोर्स वाला थियरम से। अब एक और चीज़ हम फाइंड करने वाले हैं,
टोटल एनर्जी ई, टोटल एनर्जी वो कैसे का फाइंड करने वाले, काइनेमेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी से, जिसमें से पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन हमने डिराइव कर ली। ये जब हम लिखेंगे तब के की वैल्यू पूरी लिख देंगे 1/4πε0। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू तो मिल गई। अब यहाँ से इस वाली इक्वेशन से मैं mv² को अकेला करके वो वैल्यू काइनेमेटिक एनर्जी में रख दूंगा, जिस वजह से मुझे काइनेमेटिक एनर्जी की भी इक्वेशन मिल जाएगी। अगर mv² को निकालना, mv² अकेला चाहिए तो r को इस तरफ लेना होगा, एक एक r कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे क्या इक्वेशन मिलेगी पता है, mv² इज इक्वल टू, मुझे मिलेगा mv² इज इक्वल टू k² अपन एक r, सिर्फ k² अपन r। नाउ ये वैल्यू मैं रखने वाला हूँ काइनेमेटिक एनर्जी की नॉर्मल इक्वेशन 1/2 mv² में यहाँ पे रखने वाला हूँ। तो देखते जाओ काइनेमेटिक एनर्जी की इक्वेशन अब क्या होगी। नाउ माय इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक एनर्जी इज k इज इक्वल टू 1/2 mv²। mv² की जगह पे लिखने वाला हूँ ये वैल्यू, तो k की वैल्यू रख दो तो 1/4πε0 e² अपन r, क्लियर, e² अपन r। ये हमें इक्वेशन मिल, एक r कैंसिल हो गया था यहाँ पे, देखो एक r ये और एक r ये कैंसिल हो गया था, इसीलिए एक ही r है हमारे पास mv² में। चलो नाउ तो काइनेमेटिक एनर्जी की फाइनल इक्वेशन, e² अपन 4 × 8πε0 r, तो k की वैल्यू यहाँ पे रखने वाला है e² अपन 8π, ये 8 है 8πε0 r, और यहाँ पे u की वैल्यू एक बार फिर से लिख दूँ तो माइनस e² अपन, देखो k की वैल्यू मैं बॉटम में लिखने वाला हूँ, ये देख लो e की इक्वेशन एक बार, u की इक्वेशन, k की वैल्यू 1/4πε0 माइनस भी लिख दिया e² अपन r, तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ ये वैल्यू माइनस e² अपन 4πε0 r। तो हमें k एंड u दोनों की इक्वेशन मिल गई। नाउ अब हम क्या करेंगे, दोनों की इक्वेशन मिल गई तो टोटल एनर्जी E फाइंड करेंगे। देन माय टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू k प्लस u। नाउ माय वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू e² अपन, देख लो एक बार 8πε0 r, 8πε0 r प्लस और माइनस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस है, प्लस और माइनस माइनस होने वाला मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, माइनस e² अपन 4πε0 r, दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, e² अपन 4πε0 r राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड में से भी 4 2 8 है ना, तो इसमें से भी पूरा इतना निकल सकता है। राइट साइड के कंपोनेंट में 1/2 रह जाएगा, लेफ्ट साइड में कुछ नहीं, यानी कि 1 रह जाएगा, 1 - 1/2 और नीचे फिर से 4 निकला था, यानी कि 4 2 8। आपको पता चला कि नहीं पता चला मुझे नहीं पता, आप कैलकुलेशन करके देखना। जो फाइनल आंसर आने वाला वो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। यहाँ पे जो फाइनल आंसर है E इज इक्वल टू वो है माइनस, क्योंकि आगे वाले कंपोनेंट में 1/2 रहने वाला है, पीछे वाले कंपोनेंट में 1 रहने वाला है। अगर आपको नहीं समझ में आए तो एलसीएम कर लेना, जितने भी कॉमन आप निकाल सको उतने निकाल देना, फिर एलसीएम कर लेना, यही आंसर आएगा। माइनस e² अपन 8πε0 r, ये जो है हमारी एनर्जी की फाइनल इक्वेशन है। देखो एनर्जी की कौन सी एनर्जी, जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमते रहता है तब उसकी फाइनल एनर्जी की इक्वेशन है माइनस e² अपन 8πε0 r। क्लियर हो गया। देन ये इक्वेशन के अंदर ध्यान से देखो तो माइनस आ रहा है। चलो मुझे जो दिखाना है यहाँ पे देखो, इसके अंदर देखो तो इस वाले इक्वेशन में ये माइनस आ रहा है, इलेक्ट्रॉन की इक्वेशन में, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की इक्वेशन में, जिससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये करेक्ट इक्वेशन है। कैसे, अगर सोचो इलेक्ट्रॉन की भी टोटल एनर्जी पॉजिटिव होती और न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो भी हो उनकी भी टोटल एनर्जी पॉजिटिव ही आने वाली है, तो टोटल एनर्जी दोनों की पॉजिटिव है, तो दोनों अट्रैक्शन करके एक साथ रह ही नहीं सकते। यानी कि ये नेगेटिव चार्ज से या फिर नेगेटिव एनर्जी से हमें न्यूक्लियस की या फिर एटम की स्टेबिलिटी के बारे में पता चलता है। अगर दोनों पॉजिटिव है तो अब अट्रैक्टिव फोर्स, तो एटम स्टेबल रहता ही नहीं, टूट जाता है। बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो मिल रही है ऑर्बिट के अंदर वो नेगेटिव मिल रही है, और यहाँ पे जो न्यूक्लियस में वो मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगी। तो इस वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि एक की नेगेटिव एनर्जी एक की पॉजिटिव, तो एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन में बने रहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी के बारे में भी बताता है, यानी कि ये जो नेगेटिव साइन है वो हमारी करेक्ट इक्वेशन डिराइव हुई है। तो आपको कौन सी इक्वेशन रिमेंबर कर लेनी है, एनर्जी की इक्वेशन, फिर दोनों की इंडिविजुअल एनर्जी वाली ये इक्वेशन, दोनों की इंडिविजुअल में जो एनर्जी है ना, ये इक्वेशन भी आपको याद रख लेनी है, ये दोनों इक्वेशन, काइनेमेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। फिर एक और रेडियस की इक्वेशन,
इस रेडियस की इक्वेशन में क्या है पता है, इसकी ऑर्बिट में वेलोसिटी एंड रेडियस के बीच की रिलेशन है। देखो मास कांस्टेंट है हमें पता होगा, चार्ज कांस्टेंट है हमें पता होगा, रेडियस की वैल्यू एंड वेलोसिटी की वैल्यू हमें नहीं पता होगी, या फिर किसी एक की वैल्यू दे के रखिए दूसरी फाइंड कर सकते हो, दूसरे की दे के रखिए पहली फाइंड कर सकते हो, समझो। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है वो रेडियस और वेलोसिटी के बीच की रिलेशन की इक्वेशन है, समझ में आ रहा है। चलो तो आज वाले चैप्टर में हमने क्या क्या देखा, एक बार छोटा सा रिवीजन करें। सबसे पहले हमने जे थॉमसन के इलेक्ट्रॉन के इन्वेंशन की बात करी, फिर जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल की बात करी, ओके। फिर आए हम रदरफोर्ड पे आने से पहले हमने देखा कि सॉलिड के अंदर से जो रेडिएशन हो रही है ना वो अनइवन हो रही है, सॉलिड जो मास मटेरियल होता है ना उसके अंदर से अनइवन हो रही है, यानी कि जब एटम एटम के बीच में इंटरेक्शन होगा तब जो रेडिएशन निकलेगी वो कोई फिक्स रेडिएशन, फिक्स रेंज वाली रेडिएशन नहीं निकलेगी। जबकि अगर मैं इंडिविजुअल एटम को पकड़ के चलूँ, गैस के अंदर रेडिएशन हो रही थी वो फिक्स रेडिएशन मिल रही थी, फिक्स रेंज वाली रेडिएशन, यानी कि इंडिविजुअल एटम जो है या कोई भी किसी भी पॉइंट पे अगर ये इंडिविजुअल एटम है तो वो फिक्स रेडिएशन दिखाएगा, क्लियर हो रहा है, वो फिक्स रेडिएशन दिखाएगा, ये हमने डिस्कस कर लिया। फिर रदरफोर्ड के मॉडल की बात करी, अल्फा पार्टिकल वाला मॉडल, उसके अंदर हमने ये देखा जब अल्फा पार्टिकल को गोल्डन के फॉइल के अंदर से पास करते हो तो सारे पार्टिकल स्कैटरिंग हुए बिना सीधे ही निकल जाते हैं, बहुत सारे पार्टिकल, यानी कि हमारा जो एटम है वो होलो है। फिर थोड़ी बहुत कोलिजन मिली हमें, जिससे हमें ये पता चल गया कि ये कोलिजन किस वजह से हो रही है, किस वजह से हो रही है कि इसके न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है जो बहुत कम एरिया के अंदर है, ओके। फिर हमने ये देखा ऑर्बिट की एनर्जी वाली इक्वेशन, ये तो अभी ही करवाया इसीलिए इसका रिवीजन नहीं। एक छोटा सा टॉपिक बीच में रह गया था, इम्पैक्ट पैरामीटर वाला, इम्पैक्ट पैरामीटर वो भी इंक्लूडेड पोर्शन में नहीं है बट थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, ओके। चलो अटेंशन देना, यहाँ पे मैं थोड़ी सी बात कर रहा हूँ इम्पैक्ट पैरामीटर की। देखना अगर ये मेरा गोल्डन जो न्यूक्लियस है उसका न्यूक्लियस है और ये मेरा अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी है कहाँ से जाने वाला है, तो जो अल्फा पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी है ना ये वाली लाइन और ये जो गोल्डन न्यूक्लियस है उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को बी से डिनोट करते हैं, जिससे हम इम्पैक्ट पैरामीटर कहते हैं। इम्पैक्ट पैरामीटर क्यों मैं ये बता रहा हूँ पता है, जेडब्ल्यू नीट में इसके ऊपर से कैलकुलेशन होती है इस वजह से। तो कौन सा बी, क्या बी, मेरे अल्फा पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी एंड मेरे कोलिजन होने वाले न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, यानी कि अल्फा पार्टिकल के न्यूक्लियस और मेरे जिसके साथ में कोलिजन होने वाले उन दोनों न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को इम्पैक्ट पैरामीटर बी कहते हैं। तो यहाँ से देखना अगर मेरा अल्फा पार्टिकल यहाँ से जा रहा होता तो डायरेक्ट कोलिजन होता है, डायरेक्ट कोलिजन होता है। अगर यहाँ से जा रहा होता तो यानी कि अगर मैं बी की वैल्यू कम करते जाऊँ यानी इम्पैक्ट पैरामीटर छोटा करते जाऊँ तो मेरा अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की लाइन में आता जाएगा। तो अगर मैं बी को कम करते जाऊँ तो स्कैटरिंग की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि कोई और कलर से लिखते हैं, यानी कि जैसे जैसे बी कम होते जाएगा, बी लेस देन होते जाएगा, वैसे वैसे थीटा इंक्रीज होते जाएगा। समझ रहे हो ना मैं जो बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, जैसे जैसे मेरा बी कम होते जाएगा वैसे वैसे मैं, देखो अभी भी ये मेरा न्यूक्लियस था, अभी ये जो टिप है वो मेरा गोल्डन न्यूक्लियस है और ये जो टिप है वो मेरा अल्फा न्यूक्लियस है। तो यहाँ से मैं जा रहा हूँ तो कोलिजन ही नहीं हो रहा, यहाँ से जा रहा हूँ, देखो ध्यान से देखो मैं बी कम करते जा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं बी कम करते जाऊँगा, पहले बी ज़्यादा था तो सीधे ही निकल रहा था, कोई भी स्कैटरिंग नहीं हो रहा था, थीटा बहुत कम। जैसे जैसे मैं कोलिजन, अगर थोड़ा सा कोलिजन हो गया तो इस तरीके से जाऊँगा, थोड़ा सा कोलिजन ऊपर हो गया तो इस तरीके से, एग्जैक्टली कोलिजन हो गया तो एग्जैक्टली, तो क्या होगा, मैं रिटर्न जाऊँगा, एग्जैक्टली कोलिजन हो गया तो मैं रिटर्न जाऊँगा। इसे हेड ऑन कोलिजन कहते हैं। जैसे वो आपकी पबजी में हेड शॉट होता है ना, हेड शॉट, इसी तरीके से यहाँ पे होता है हेड ऑन कोलिजन। तो इसके अंदर क्या होता है पता है, देखना ध्यान से, मैं लिखने वाला हूँ, हाँ रेड से लिखता हूँ, व्हेन माई बी इज इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन है, जीरो है, जीरो, व्हेन माई बी इज इक्वल टू जीरो होता है तब जो कोलिजन होता है ना उसे कहते हैं हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन। और उस टाइम पे माई थीटा इज इक्वल टू पाई और से 180 डिग्री होता है। ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है पता है, अल्फा पार्टिकल का न्यूक्लियस, सॉरी गोल्डन फॉइल का न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल का न्यूक्लियस, गोल्डन फॉइल स्टेडी है, अल्फा पार्टिकल का न्यूक्लियस आ रहा है, यहाँ पे आके कोलिजन होने वाला। बट कोलिजन के टाइम पे ऐसा नहीं होगा कि दोनों एक दूसरे को टच करेंगे, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज है, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज है। तो जैसे जैसे इसकी काइनेमेटिक एनर्जी पास में आती जाएगी इन दोनों के बीच में, ध्यान से देखना,
इन दोनों के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स है उस वजह से इस अल्फा पार्टिकल की काइनेमेटिक एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। व्हेन माय काइनेमेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड इन दोनों के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स है वो इक्वल टू हो जाएगा, तब अल्फा पार्टिकल स्टेडी हो जाएगा। फिर इन दोनों के बीच का रिपल्सिव फोर्स इंक्रीज होने की वजह से वो फिर से चला जाएगा। तो कोलिजन किसे कहते हैं? जब इस टाइप का फोर्स है जिसमें हमें कांटेक्ट करवाने की जरूरत नहीं है, एरिया फोर्स है, एरिया फोर्स आपने 11th में पढ़ा था, कांटेक्ट फोर्स एंड एरिया फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स एरिया फोर्स है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में ये जो चार्ज फोर्स है वो भी एरिया फोर्स है, खींचना या फिर फेंकना, पुश करना, ये सारे फोर्स जो है वो कांटेक्ट फोर्स है। बट यहाँ पे एरिया फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सॉरी इलेक्ट्रॉन के बीच कूलम फोर्स एरिया फोर्स है। तो ध्यान से देखना, ये जो अल्फा पार्टिकल है और ये जो गोल्डन फॉइल का न्यूक्लियस है एक दूसरे के पास में आएंगे और अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्स बहुत ज़्यादा होने की वजह से इस तरीके से फिर से चला जाएगा। तो इसी को कोलिजन कहते हैं। ये कोलिजन ही है। कोलिजन होने के टाइम पे दोनों के बीच में सरफेस कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है। अगर एरिया फोर्स है तो जब उन दोनों के बीच के रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा हो जाए काइनेमेटिक एनर्जी से, उसे फिर से फेंक देगा। और अगर वो एकदम स्ट्रेट लाइन में आके फिर से एकदम स्ट्रेट लाइन में फिर से जा रहा है तो उसे तब कहते हैं हेड ऑन कोलिजन। और तब मेरा बी, ये जो बी है वो जीरो होता है। बी जीरो यानी क्या? इम्पैक्ट पैरामीटर जीरो, एकदम लाइन में दोनों बीच इन दोनों के बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं है इन दोनों के बीच की लाइन में, तो बी जीरो होता है, तब हेड ऑन कोलिजन होता है। तब क्या कौन सी डायरेक्शन में फिर से जाऊंगा मैं? थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे। ओके, तो इम्पैक्ट पैरामीटर के बारे में मैंने थोड़ा बहुत बताया, इम्पैक्ट पैरामीटर किसे कहते हैं एंड फिर हेड ऑन कोलिजन किसे कहते हैं, एंड हेड ऑन कोलिजन पे एंगल कितना होता है ये भी थोड़ी डिस्कशन हो गई, इंक्लूडिंग पोर्शन में नहीं है बट आपको याद रखना है। ओके, चलो तो यहाँ पे हम अपना ये लेक्चर खत्म करते। होप सो कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला लेक्चर थोड़ा थियोरेटिकल लेक्चर था और इस वजह से मैं कंटिन्यू बोलते जा रहा था। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखना, क्योंकि काम का लेक्चर है। अब आगे जो लेक्चर है उसके अंदर थियोरी के साथ साथ हमें थोड़ा बहुत कैलकुलेशन पे या फिर स्पेक्ट्रम पे भी ध्यान देना है। इक्वेशन आएंगे नेक्स्ट लेक्चर से। ओके, चलो तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम इस चैप्टर में कंटिन्यू रखने की कोशिश करेंगे। चलो बाय बाय। नोट्स भेजना, मैं ये भेजूंगा आपको लिखावट। चलो बाय।